हेलो 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 बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है अजय और हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। ठीक है, चलिए। तो अपना जो चैप्टर चल रहा था उसका क्या नाम है, लॉज ऑफ मोशन। ठीक है सर, हमने नॉर्मल और टेंशन की बात कर ली थी, है ना। उसके बाद में एक फ्रिक्शन नाम का एक टॉपिक है जो कि अपने आप में एक बड़ा टॉपिक है, क्योंकि हर कंपटीटिव एग्जाम में जो अपन तैयारी करते हैं उसमें फ्रिक्शन से एक क्वेश्चन जरूर आता है। चाहे आरपीएससी हो, चाहे अपना सेकंड ग्रेड हो, चाहे थर्ड ग्रेड हो, चाहे जनरल साइंस अपन उठा के देखें तो, क्योंकि इसमें लगभग कह सकते हैं अपन सबको क्या होता है, डाउट रहता है कि फ्रिक्शन में काइनेटिक फ्रिक्शन और स्टैटिक फ्रिक्शन है ना, कि इसमें कब टेंजेंशियल होगा, कब रिलेटिव होगा, कब लिमिटेड अपन फोर्स करेंगे, कब स्टैटिक ये अपना फ्रिक्शन होगा। ये लगभग क्या होता है, एक तरीके से डाउट रहता है ना। तो इसीलिए इस फ्रिक्शन को एक तरीके से हर बोर्ड ने क्या बना दिया, एक फेवरेट टॉपिक बना दिया, क्योंकि इससे हर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो हम भी इस फ्रिक्शन फ्रिक्शन की 3 से 4 क्लास अपन करेंगे। ठीक है, एकदम गहराई तक इसको पढ़ेंगे, नीट के क्वेश्चन भी करेंगे, जेई के भी करेंगे, जिससे अपना फ्रिक्शन का जो टॉपिक है अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए। ठीक है, चलिए, इसलिए मैंने आपको उससे जो पहले जो छोटे छोटे नॉर्मल फोर्स थे, जैसे टेंशन हो गया, नॉर्मल हो गया, वो पहले बता दिया था। ठीक है, और नॉर्मल आप जानते हो परपेंडिकुलर ऑन द सरफेस, सरफेस पे क्या होता है हमेशा, परपेंडिकुलर। चलिए, टेंशन आप जानते ही हो, कम से कम कितनी बॉडीज चाहिए, 2 बॉडीज, और उसमें अगर स्ट्रिंग में क्या होना चाहिए, टेंशन, तभी वो फोर्स काम करेगा, नहीं तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। चलिए, तो आज का अपना गोल क्या है, अगर अपन बात स्टार्ट करें, टूडेज गोल क्या है सर, आज का गोल। तो आज का गोल अपना क्या है, फ्रिक्शन पढ़ेंगे। पहला तो क्या पढ़ेंगे आज अपन, फ्रिक्शन पढ़ेंगे। ठीक है सर, फिर इसके जो टाइप्स होते हैं कौन कौन से, काइनेटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन, और अपन पढ़ेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन। वैसे एक रोलिंग फ्रिक्शन होता है, पर अपन 2 ही पढ़ेंगे ना, इन दोनों से ही पहले 2 पढ़ेंगे, इनसे फिर न्यूमेरिकल बनाएंगे, तो आधे से ज़्यादा अपने जो कंसेप्ट हैं वो क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, आज अपन सिर्फ फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन की ही बात कर पाएंगे। ठीक है, क्योंकि इस टॉपिक को अपने को अच्छी तरीके से पढ़ना है, तो अपन इसको घसीटेंगे नहीं, है ना, तरीके से आराम से और समझ समझ के पढ़ेंगे। ठीक है, तो अपना जो आज का टॉपिक क्या रहेगा, फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन का पहले इंट्रोडक्शन कर लेते हैं कि सर फ्रिक्शन होता क्या है। ठीक है, फ्रिक्शन होता क्या है। चलिए, तो जो अपना फ्रिक्शन है, पहले फ्रिक्शन का क्या कर लें अपन, इंट्रोडक्शन। तो ये भी एक क्या है, एक तरीके से कॉन्टैक्ट फोर्स का ही एक टाइप है। तो इट इज ए कॉन्टैक्ट फोर्स, इट इज ए कॉन्टैक्ट फोर्स। तो मतलब सर ये कॉन्टैक्ट करने से ही जनरेट होगा, अगर आप अलग अलग इसको देखना चाहें तो मिलेगा नहीं। और दूसरी बात, अगर फ्रिक्शन अगर आपको देखना है तो कम से कम कितने सरफेस चाहिए आपको, 2 सरफेस चाहिए, तभी तो क्या होगा, फ्रिक्शन होगा। ऐसे तो लगता है फ्रिक्शन, ठीक है, क्या लगता है, ऐसे तो अपन फ्रिक्शन यूज करते हैं। ठीक है, और दूसरा क्या है, अपन यहाँ पे मोशन नहीं होता, क्या होता है, एक रिलेटिव मोशन होता है। क्या होता है, एक दूसरे से रिलेटिव मोशन। अगर रिलेटिव मोशन भी नहीं हो तो टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन, टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन क्या होता है, रिलेटिव मोशन। मतलब जैसे कोई बॉक्स है, उसको मैं धक्का मार रहा हूँ, क्या मार रहा हूँ, उसको धक्का मार रहा हूँ, तो हिल नहीं रहा। तो इसका मतलब ये थोड़ी नहीं है कि मैंने फोर्स नहीं लगाया, वो मतलब मोशन करने वाला ही था। ठीक है, मोशन करने वाला ही था, कौन, वो बॉक्स जिसपे मैं क्या लगा रहा हूँ, फोर्स लगा रहा हूँ। तो उस सिचुएशन को अपन क्या बोलते हैं, टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन। टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन, रिलेटिव मोशन का क्या होना चाह रहा था, वो टेंडेंसी होना चाह रहा था। ठीक है, इट इज ए कॉन्टैक्ट फोर्स, और इसमें क्या होता है, रिलेटिव मोशन अपोज करता है। किसको अपोज करता है, ये रिलेटिव मोशन को क्या करता है, अपोज करता है। रिलेटिव मोशन को क्या करता है, ये अपोज करता है। कैसे सर, जैसे अगर अपन
चलते हैं, जैसे खुरदड़ा है, कैसे कह सकते हैं, रफ कह सकते हैं उसको, है ना, अपनी भाषा में खुरदड़ा बोलते हैं, और वैसे अपन रफ सरफेस बोलते हैं। तो एक बॉक्स को अपन रफ पे क्या मोशन करवाएं, एक पे अगर उसके व्हील्स लगा दें, टायर लगा दें, तो आसानी से क्या करने लग जाएगा, मोशन करने लग जाएगा। किसकी तुलना में, जो अपना रफ अपन ने लिया है सरफेस, उसकी कंपेयर में। ठीक है, तो अपन कह सकते हैं जो फ्रिक्शन है वो रिलेटिव मोशन को क्या करता है, अपोज करता है। सर यहाँ पे रिलेटिव मोशन ही अपन बोलते हैं, वो क्यों बोलते हैं, इसका भी कारण अपन देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो फ्रिक्शन होता है वो अपन कह सकते हैं दो सरफेस के बीच में लगता है। किसके बीच में लगता है, दो सरफेस के बीच में। सर कैसे, एक्सप्लेन करो। चलो तो इसको करते हैं। जैसे एक बॉक्स तो अपना ए है, दूसरा बॉक्स क्या है अपना, बी है। ठीक है, अगर ए मोशन कर रहा है, बॉक्स ए मोशन कर रहा है, तो बी को ऐसे क्या लग रहा है कि ए क्या कर रहा है, मोशन, तो बी क्या करेगा, इस डायरेक्शन में फ्रिक्शन लगाएगा। ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स ए टू बी, मतलब ये एक तरीके से जो ए इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो बी को क्या लगेगा, ये मोशन कर रहा है और मोशन कर रहा है, तो यहाँ पे क्या लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स, जो कि इस डायरेक्शन में लगेगा। ऐसे ही अगर बी इस तरफ जा रहा है, किसको रोकने के लिए, ए को रोकने के लिए, तो ए को क्या लगेगा कि बी अब मोशन जा रहा है, तो इस डायरेक्शन में क्या लगेगा, फ्रिक्शन बी टू ए, फ्रिक्शन फोर्स बी टू ए। कहानी समझ में आ गई। जैसे ए जा रहा है, तो बी को क्या लग रहा है, ए इस डायरेक्शन में मोशन कर रहा है। कहानी समझ में आ रही है, तो वो क्या लगाएगा, इस अपोजिट डायरेक्शन में क्या लगाएगा, फ्रिक्शन फोर्स। ऐसे ही अगर बी अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, तो ए को क्या है, वो पीछे जाते हुए दिखेगा, तो वो किस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, प्लस एक्सिस में, या इस डायरेक्शन में क्या लगाएगा, फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, और न्यूटन ने साफ साफ कह दिया है कि जो फ्रिक्शन फोर्स है, जो अपना फोर्स होता है, वो पेयर में होता है। क्या करता है, एग्जिट ओनली पेयर, मतलब कह सकते हैं अपन जो फ्रिक्शन फोर्स है वो पेयर में ही काम करेगा। कहने का मतलब सर देखो, इन दोनों की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, तो अपन कह सकते हैं, या दुनिया में कह सकते हैं अपन कि फोर्स ऑलवेज एग्जिट इन पेयर। ठीक है, कहने का मतलब अगर अपन सरफेस से इस बात को उठाएं, जैसे मैं चल रहा हूं, तो मैं किसको धकेल रहा हूं, सरफेस को, ऐसे ही सरफेस मुझे धकेल रहा है। ठीक है, दो फ्रेम हो गई, तो इस चीज को अपन समझ सकते हैं। तो जो न्यूटन का जो थर्ड क्या है, लॉ है, एक्शन और रिएक्शन, एक्शन और रिएक्शन। और ये काम कैसे करता है, टेंजेंशियल, देखो टेंजेंशियल अलोंग ऑन द कॉन्टैक्ट। ठीक है, देखो ये काम ऑन द कॉन्टैक्ट, टेंजेंशियल अलोंग द क्या है, अलोंग द कॉन्टैक्ट। ठीक है, टच कर रहा है एक दूसरे में, एक सरफेस अपना ए है, दूसरा सरफेस अपना क्या है, बी है, दोनों क्या कर रहे हैं, टेंजेंशियल अलोंग द कॉन्टैक्ट। ठीक है, ये बात समझ में आ गई आपको। चलिए, फ्रिक्शन का एक तरीके से सिंपल सा इंट्रोडक्शन था। क्या है सर, ये एक तरीके से ये कॉन्टैक्ट फोर्स है, और कॉन्टैक्ट फोर्स का ये क्या भाग है, लॉज ऑफ मोशन में सबसे इंपॉर्टेंट अपना फ्रिक्शन ही टॉपिक माना जाता है। ठीक है, चलिए, और ये क्या करता है सर, रिलेटिव मोशन को क्या करता है, अपोज करता है, रोकता है। ठीक है, क्या करता है, रोकता है, अपोज करता है। दूसरा सर, रिलेटिव टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन, मतलब वो मोशन करना चाह रहा है, अभी किया नहीं है, अपन ने फोर्स लगाया पर वो थोड़ा सा हिल के रुक गया, तो इसका मतलब ये नहीं कि हमने फोर्स नहीं लगाया, फोर्स लगाया पर अपना फोर्स कहाँ चला गया, उसके मास ने, या अपन कह सकते हैं वो अपने से क्या है, भारी है, तो वो अपना फोर्स उसमें एक तरीके से समा गया। ठीक है, जैसे अपना जो न्यूटन, अपना कह सकते हैं अपना फोर्स है, उसके जो मास से ज़्यादा हो जाएगा, या अपना जो मास है उस बॉक्स से ज़्यादा हो जाएगा, तो वो अपने आप क्या होने लग जाएगा, अगर पुश करने से वो चलने लग जाएगा। बात समझ में आ गई, वही बात है ग्रेटर देन और लेस देन की। तो ये चार बात आपको ध्यान रहेंगी, किसमें, फ्रिक्शन में। इट इज़ ए कॉन्टैक्ट फोर्स,
दूसरा क्या है, रिलेटिव मोशन को क्या करता है, ये अपोज करता है। तीसरा सर ये टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन, मतलब वो मोशन करना चाह रहा है। और फोर्थ क्या है, टेंजेंशियल अलोंग द कॉन्टैक्ट, ये वाली घटना को। ये क्या है अपना फ्रिक्शन का क्या है, एक इंट्रोडक्ट। कहनी समझ में आ गई। और अपन न्यूटन ने साफ साफ कह रखा है कि जो फोर्स है वो ऑलवेज क्या है, एग्जिट इन पेयर, हमेशा पेयर में ही एग्जिट करेंगे इस दुनिया में। ठीक है, तो अपना फ्रिक्शन फोर्स भी क्या है, पेयर में ही है। एक तो इस डायरेक्शन में इसको रोकना चाह रहा है, एक इस डायरेक्शन में इसको रोकना चाह रहा है, अपोज कर रहा है किसको, रिलेटिव मोशन को। मोशन नहीं होता, क्या होता है, रिलेटिव मोशन। अगर आप जैसे कोई सैटेलाइट अपन लॉन्च करते हैं तो वहां पे रीडिंग होती है, तो वहां पे मोशन नहीं लिखा होता या वेलोसिटी नहीं लिखी होती, वहां पे एक रिलेटिव मोशन लिखा होता है, तो वो आपको कैलकुलेट करके बताता रहता है कि हाँ अब ये इतनी ऊंचाई पे चला गया रॉकेट, अब इतनी हाइट पे चला गया। ठीक है, बात समझ में आ गई। ये एक अभी सिर्फ फ्रिक्शन का अपन ने इंट्रोडक्शन देखा है, समझ में आ गया। चार बात ध्यान रखनी है, कॉन्टैक्ट फोर्स है, रिलेटिव मोशन को क्या करता है, अपोज करता है, टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन को मतलब मोशन करना चाह रहा था, और जो फोर्थ अपना क्या है, टेंजेंसी अलोंग द कॉन्टैक्ट, ये कॉन्टैक्ट आता है। ठीक है, और अपन फोर्स जानते ही हैं, न्यूटन साहब ने साफ साफ शब्दों में कहा है कि ये किस में एग्जिट करते हैं, ओनली पेयर में। चलिए अगला है, अपन काइनेटिक फ्रिक्शन से स्टार्ट करते हैं। सर काइनेटिक क्यों आपने स्टैटिक्स क्यों नहीं किया, क्योंकि वो इजी है, इजी से स्टार्ट करते हैं अपन, साधारण सी बात है। तो अपना क्या है, काइनेटिक फ्रिक्शन। या थोड़ा सा मैं अगर इनमें डिफरेंस बताना चाहूँ तो थोड़ा सा देख लो है ना, फिर स्टार्ट करते हैं। हल्का सा बता देता हूँ मैं, बात पहले सीखी करेंगे। तो जैसे स्टैटिक फ्रिक्शन है अपना, स्टैटिक फ्रिक्शन, और ये क्या है अपना, काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन, तो सर इसमें ऐसा क्या होता है, इसमें ये होता है कि आप टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन, टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन अपन इसको क्या कह सकते हैं, रेस्ट में है। किसमें है, रेस्ट में। और ये क्या करता है, ये काइनेटिक ही आ गया तो अपन जान सकते हैं ये क्या है, रिलेटिव मोशन। ठीक है, क्या करता है ये, रिलेटिव मोशन, मतलब मूविंग फॉर्म में होता है या मोशन में होता है। कहानी समझ में आ गई। अगर इसको डायग्राम से भी समझना चाहें तो टेंडेंसी है ना, इस प्रकार से समझ सकते हैं, ए और बी, ए फ्रिक्शन फोर्स ए ड्यू टू बी फ्रिक्शन फोर्स बी ड्यू टू ए, ये चीजें आप समझ सकते हो। इसमें क्या है कि मोशन ही कर रहा है, उसमें भी फ्रिक्शन लगता है। ठीक है, कहानी समझ में आ गई। पहला अपन कौन सा उठा रहे हैं सर, काइनेटिक फ्रिक्शन। कौन सा उठा रहे हैं अपन, काइनेटिक फ्रिक्शन। कौन सा उठा रहे हैं अपन सर, काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है, चलिए तो पहले किसकी बात करेंगे अपन, काइनेटिक। आज के लिए इतना ही करेंगे, इसके न्यूमेरिकल करेंगे, फिर अपन स्टैटिक्स के लिए करेंगे, और फिर एक लेक्चर अपना ये होगा कि दोनों को साथ में लेके चलेंगे। ठीक है, पहले अपन अकेले अकेले दोनों की क्या करेंगे, अलग अलग क्या करेंगे, क्वेश्चन सोल्व करेंगे। पहले काइनेटिक सोल्व करेंगे, उसके बाद में स्टैटिक सोल्व करेंगे, और फिर दोनों को कंबाइंड लेके क्वेश्चन सोल्व करेंगे। उससे क्या होगा, आपके हर प्रकार का जो डाउट है वो क्लियर हो जाएगा, जो भी बैकलॉग लगा है वो सारे क्लियर हो जाएंगे। तो इससे अगर आपको फ्रिक्शन में कोई भी डाउट है तो आप बने रहिए, सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए तो काइनेटिक फ्रिक्शन, तो इसमें अपन सीधा सीधा कह सकते हैं ये क्या है, एक रिलेटिव मोशन है। तो इसमें तो या रिलेटिव मोशन को क्या करता है, अपोज करता है। ठीक है, अगर एफ के का मतलब कांस्टेंट, और ये क्या होता है सर, कांस्टेंट होता है, ये वेलोसिटी पे इन पे निर्भर नहीं करता। क्या होता है ये, कांस्टेंट होता है। क्या होता है ये, कांस्टेंट होता है ये। ठीक है, चलिए क्या होता है ये, कांस्टेंट होता है। ठीक है, और ये एफ के इस प्रोपोर्शनल किसके होता है, एन के। ये नॉर्मल होता है, नॉर्मल आप जानते हो, इज इक्वल टू एम जी। ठीक है, अगर आप इसका प्रोपोर्शनल हटाएं तो कितना आ जाएगा, म्यू के इंटू एन। म्यू के इंटू एन, यहाँ पे म्यू के क्या है,
कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन फोर्स, काइनेटिक फ्रिक्शन। क्या है? काइनेटिक फ्रिक्शन। क्या है? काइनेटिक फ्रिक्शन। बात समझ में आ गई? और ये वेरिएबल फोर्स नहीं होता, क्या होता है? कांस्टेंट फोर्स। वेरिएबल कौन सा होता है सर? स्टैटिक फोर्स। ठीक है, वो भी पढ़ेंगे अपन, पर पहले अपन क्या पढ़ेंगे? काइनेटिक फ्रिक्शन। पहले क्या पढ़ेंगे अपन? काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है, और आपको ये बात पता है कि स्टैटिक फ्रिक्शन में ज़्यादा अपना फ्रिक्शन लगता है, और काइनेटिक फ्रिक्शन में जो फ्रिक्शन की वैल्यू है क्या होती है? कम। क्योंकि काइनेटिक में एक व्हील अपन यूज कर ले, और अगर बिना इसको टायरों के किसी बॉक्स को गिराएं तो एक टी ऐसी आवाज़ आती है, वो इसी कारण आती है कि वहाँ पे फ्रिक्शन क्या है? ज़्यादा है। ठीक है, तो साइंटिस्टों ने उसको कम करने के लिए क्या किया है? काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है, चलिए बढ़े आगे। अब इससे क्या है कि एक न्यूमेरिकल करते हैं जिससे आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। तो एक बॉक्स है, एक्सटर्नल फोर्स कितना है? 10 न्यूटन लग रहा है। अपने से पूछ क्या रहा है? आप फाइंड फ्रिक्शन फोर्स एंड एक्सीलरेशन। ठीक है, तो इसकी बात करेंगे, और ये इसका क्या है? सरफेस है। ठीक है, म्यू के की वैल्यू शायद मैं देख लेता हूँ, म्यू के की वैल्यू कितनी है ना? हाँ 0.2। ठीक है, चलो करते हैं इसको। इससे क्या होगा? जो डाउट है आपका क्लियर हो जाएगा। ये आपको गिवन होगा, सर आपने कहाँ से लिखा? ये क्वेश्चन में आता है, अगर आप ऐसे सोच रहे हो तो। ठीक है, आपको ये कोफिशिएंट की वैल्यू गिवन होगी हमेशा। ठीक है, चलिए के आएगा तो आप पकड़ लोगे सीधा कि सर ये काइनेटिक कोफिशिएंट है। एस आएगा तो आप क्या बोलोगे? लिमिटेशन या लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, सर ये कहानी बताएंगे आपको स्टैटिक फ्रिक्शन की, और लिमिटेड जो अपन एफ फ्रिक्शन लिमिटिंग अपन कहते हैं। देखो एक दो वर्ड आएंगे। देखो काइनेटिक फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या होता है? म्यू के इंटू एन। लिमिटिंग या लिमिटेड का फॉर्मूला होता है म्यू एस इंटू एन। और अगर आप स्टैटिक फ्रिक्शन का फॉर्मूला पूछोगे, इसका कोई फॉर्मूला ही नहीं होता। ठीक है, क्योंकि वेरिएबल जो कोई वेरिएबल थिंग होती है, या अपन कह सकते हैं फोर्स होता है, या वेरिएबल कोई भी चीज़ है, उसका अपन क्या हमेशा क्या मानते हैं, या होता क्या है? मेथड होता है। कांस्टेंट का क्या होता है? हमेशा फॉर्मूला। ये बात ध्यान रखोगे, जो चेंज होती है, जो वेरिएबल होता है उसका मेथड होता है, और जो कांस्टेंट होता है उसका क्या बनता है? फॉर्मूला। ये बात ध्यान रखोगे हमेशा। ठीक है, तो अपन फॉर्मूला ये न्यूमेरिकल कर रहे थे, कौन किसका? काइनेटिक फ्रिक्शन का। ठीक है, तो मास कितना है? 4 kg। फोर्स जो लग रहा है वो 10 न्यूटन। आपको कितना बताना है? फ्रिक्शन फोर्स बताना है, एक्सीलरेशन बताना है। ठीक है, चलो इसको मैं छोटा कर देता हूँ, अभी काम खत्म हो गया इसका। चलिए ये इस साइड में चला गया, करें अपना। तो सॉल्यूशन, तो अपन फ्रिक्शन फॉर्मूला जानते हैं, क्या होता है? म्यू के इंटू एन। ठीक है, तो डायग्राम क्या है अपने पास? ये इस प्रकार से है सर, 4 kg। ठीक है, एक्सटर्नल फोर्स कितना है? 10 न्यूटन। नीचे की ओर डाउनवर्ड क्या लगता है? mg। ऊपर क्या लगता है सर? नॉर्मल। तो n इज इक्वल टू mg, ये पढ़ा है अपने। ठीक है सर, m की वैल्यू सर यहाँ पे कितनी गिवन है? 4। g की वैल्यू अपन कितनी मानते हैं? 10, तो कितनी आ गई? 40। ठीक है, g की वैल्यू कितनी है? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ तक कहानी समझ में आ गई। नॉर्मल की वैल्यू कितनी आ गई? 40। अपन किसकी बात करते हैं? पहले फ्रिक्शन फोर्स की, तो एफ के, तो म्यू के की वैल्यू कितनी है? 0.2, और नॉर्मल की वैल्यू कितनी आ गई? 40। तो कितना आएगा यहाँ से? 8 न्यूटन। 8 न्यूटन। तो इसका मतलब क्या हो गया? जो फ्रिक्शन फोर्स है उसकी वैल्यू कितनी है? 8 न्यूटन। तो अप्लाइड फोर्स कितना है? 10 न्यूटन, और फ्रिक्शन फोर्स कितना है? 8 न्यूटन। ठीक है, इतनी बात हो गई। तो वस्तु किस तरफ जा रही है? ऑब्जेक्ट आगे की तरफ। ठीक है सर, एक्सीलरेशन निकालते हैं तो कितना हो जाएगा? 10 माइनस, इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, F इज इक्वल टू एम ए।
ठीक है। तो यहाँ पे फोर्स तो 10 माइनस 8, m की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 4a, ठीक है। यहाँ से कितना बचेगा 2 और 4a, और एक्सीलरेशन कितना हो जाएगा 1/2, और इसको सोल्व करेंगे तो 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आप एक्सीलरेशन आ गया, फ्रिक्शन फोर्स आ गया, और नॉर्मल जो अभी अभी अपन ने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। आई कहानी समझ में? फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन अपनी जो कहानी क्या दर्शाता है, देखो 1 मिनट के लिए न्यूमेरिकल समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है। चलो, क्योंकि जो काइनेटिक फ्रिक्शन होता है वो डायरेक्शन भी क्या होती है, उसको अपोज किसको करता है, वो किसको अपोज करेगा, ऑब्वियसली रिलेटिव मोशन को करेगा। तो इसकी डायरेक्शन किस तरफ होती है, अपोज रिलेटिव मोशन। किस तरफ होती है, अपोज रिलेटिव मोशन। ये तो था एकदम साधारण सा एक हलवा सा क्वेश्चन, थोड़ा इसमें और अपन चेंज करते हैं, ठीक है। देखो एक चीज अगर आपने ध्यान दिया तो हर बार जैसे नॉर्मल है वो mg के बराबर नहीं होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे m कितना है 4, तो n इज इक्वल टू हर बार 40 करो, नहीं। अगले क्वेश्चन में आपको समझ में आएगा। करें आगे? नहीं सर हम लिख रहे हैं, रुक जाओ सर, रुक जाओ, लो लिख लो जल्दी से। चलिए रोक के लिख लेना। यहाँ पे क्या है, फ्रिक्शन फ्रिक्शन वो काइनेटिक फ्रिक्शन अपन आज करेंगे, नॉर्मल अपने को पता लगाना है, और एक्सीलरेशन। अब जो अप्लाइड फोर्स है वो कितना है, F इज इक्वल टू 10√2 इंटू न्यूटन। एंगल कितना बना रहा है 45 डिग्री। सरफेस पे है कितना है 4 kg, ये आपका सरफेस हो गया, कितना है 4 kg, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ गया? कर दें इसको छोटा, चलो जाओ भाई, इसका काम खत्म। अब अपना काम शुरू। इस बॉक्स को इधर लेके आते हैं पहले। ये आपका क्या है 4 kg, यही है। एंगल कितना बना रहा है 45 डिग्री। अब किसी को जैसे वेक्टर में मैंने पढ़ाया था क्या सर, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर और कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। अगर कोई वैल्यू मैग्नीट्यूड कोई वैल्यू में दी हुई है तो अगर उसको कंपोनेंट में तोड़ना है तो अपन कंपोनेंट में तोड़ लेते थे, ठीक है। कंपोनेंट ऑफ वेक्टर की हेल्प से अगर कोई दो वैल्यू दी हुई है एक्सिस पे, अगर उसको मैग्नीट्यूड में बदलना है तो अपन हेल्प ले लेते मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। अब कई बच्चे ऐसे देख रहे हैं सर कंपोनेंट में कैसे तोड़ते हैं, है ना। तो कोई बात नहीं, अपना लेक्चर है बेसिक फिजिक्स का, ठीक है। तो उसके 10 लेक्चर इसी के ही हैं, आपको कंपोनेंट में तोड़ना सिखा देगा और मैग्नीट्यूड में जोड़ना सिखा देगा, ठीक है। आपको इसलिए मैं वहाँ पे बार बार ये बोला था कि आपको सीखना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि क्वेश्चन ही ऐसे आ रहे हैं। अगर वो आपको नहीं आएंगे बनाना तो आप यहाँ ऐसे करके देखोगे कि क्या हो रहा है, ठीक है। तो कंपोनेंट ऑफ वेक्टर और मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, ठीक है। 1D जो चैप्टर है उससे स्टार्ट होने से पहले वहाँ पे हमने बात की थी, ठीक है। तो वो लेक्चर जाके आप देख लीजिए और फिर वापस से यहाँ आकर फ्रिक्शन पढ़ लीजिए, ठीक है। चलिए आगे, ठीक है। और जिनको आता है कंपोनेंट में तोड़ना वो उनके लिए वेलकम है। चलिए, तो ये कितना हो जाएगा, फोर्स कितना है 10 इंटू √2। तो देखो ये कितना एंगल बनाएगा कोस 45, कोस 45। जी गंदा हो गया है ना, उसको सही करते हैं इसको, 45 डिग्री। ऐसे ये कितना बनाएगा साइन, तो कितना बनेगा 10√2 साइन 45 डिग्री। ऊपर की ओर है, वर्टिकल है, ठीक है। और नीचे की ओर क्या लगेगा mg, ऊपर की ओर नॉर्मल, ठीक है। साइन 45 का मान कितना होता है 1/√2, 1/√2 से √2 कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना बचेगा 10 बचेगा। सर आराम आराम से, है ना। चलो तो इसको उठा के लेके आते हैं अपन, मैं फिर से इसको डायग्राम को बना रहा हूँ। चलो इसको पहले चेंज तो कर लेते हैं, बाय वाले बच्चे ध्यान देंगे। तो इसकी वैल्यू कितनी होती है √2,
तो अंडू टू से अंडू टू मर गया, कितना बचा 10। ऐसे ही यहाँ पे कितना बचा अंडू टू कोस 45 का भी वैल्यू इतना ही होता है, तो अंडू टू से अंडू टू मर गया, कितना बचा 10। तो एक और बॉक्स बना लेते हैं अपन 4 kg, ये कितना हो गया 10, ऊपर की ओर नॉर्मल लग रहा है, नीचे की ओर mg हो गया, ठीक है। और अप्लाइड फोर्स कितना है 10 न्यूटन। ये डायग्राम अब बन गया, ठीक है। तो मैंने बोला था ना कि हर बार n इजिकल टू mg नहीं होगा। अब क्या है इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या होगी 10 + n इजिकल टू mg। कितना होगा 10 + n, कितना होगा 10 + n इजिकल टू mg, ठीक है। तो हर बार n इजिकल टू mg नहीं करना है, कंडीशन देखनी है, सिचुएशन देखनी है, ठीक है। चलिए तो 10 + n, m का वैल्यू कितना है अपने पास 4 है, g की वैल्यू सर मुझे पता है कितनी होती है 10 होती है, शाबाश। और 10 + n कितना होता है 40, तो n की वैल्यू अपनी को कितनी मिलेगी 30। देखो एक वैल्यू आ गई अपनी, n की वैल्यू कितनी है 30, n की वैल्यू कितनी है अपने पास 30। अब आने लग गया क्वेश्चन आपको। तो n जो नॉर्मल जो अपन पढ़ रहे थे नॉर्मल रिएक्शन, n की वैल्यू कितनी है 30। नहीं हाँ आप क्या करते अगर उस एग्जाम्पल को देख के तो 40 कर देते, यहाँ पे कितना आ रहा है 30, ठीक है। तो नॉर्मल जो फ्रिक्शन है वो क्या हो गया कम हो गया या बढ़ गया, चेक करते हैं अभी। क्योंकि एंगल का फर्क आपको ये भी पता होना चाहिए ना, जैसे आप ये ट्रॉली वाला बैग लेके घूमते हो है ना, उस पर व्हील्स लगे होते हैं, तो आपको और आसान हो जाता है उसको लादना, ठीक है। चलो अब देखते हैं कि एंगल का फर्क कितना हो रहा है। क्वेश्चन वही है, मास वही है, बस एंगल आ रहा है कितना 45, ठीक है। तो फ्रिक्शन फोर्स चेक करते हैं, तो कितना आ रहा है म्यू के कितना आ रहा है म्यू के, इसकी हाँ ये और वैल्यू है, म्यू के की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 0.2, ठीक है। म्यू के इंटू एन, तो काइनेटिक फ्रिक्शन कितना हो जाएगा 0.2, और नॉर्मल कितना है अपने पास 30, तो कितना आ रहा है फ्रिक्शन फोर्स 6 न्यूटन। वहां पे कितना आ रहा था 8, यहाँ पे कितना आ रहा है 6 न्यूटन। तो कम हो गया कि ज्यादा हो गया, कम हो गया, ठीक है। तो इसलिए किसी चीज को अगर खींच के अपन लेके जाएं पहली कंडीशन, या किसी चीज को धक्का लेके अपन जाएं दूसरी कंडीशन, ठीक है। इसी चीज को थोड़ा चेंज करते हैं, किसी चीज को अगर धक्का दे रहे हैं और एंगल बना रहे हैं कितना 45 डिग्री, चौथी कंडीशन या तीसरी कंडीशन, थर्ड कंडीशन। फोर्थ कंडीशन क्या है, उसी चीज को अपन एंगल बनाकर उसको खींच रहे हैं, एंगल बनाकर, कितना एंगल 45 डिग्री, ठीक है। तो कितना आ रहा है अपने पास 6 न्यूटन, कितना आ रहा है 6 न्यूटन, कितना आ रहा है 6 न्यूटन। इससे पहले सर कितना आ रहा था बताओ 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 8 न्यूटन। तो सर ये कम हुआ कि ज़्यादा हुआ, कम हो गया, और अपन जानते हैं फ्रिक्शन कम ही होना चाहिए, उससे क्या होगी अपनी एनर्जी सेव होगी। यहाँ खुश नहीं होना है ज़्यादा के लिए, ठीक है ना, फ्रिक्शन ज़्यादा है तो अपनी एनर्जी कम होगी, समझे कि नहीं। तो अपना जो काइनेटिक फ्रिक्शन है वो कितना आ गया 6 न्यूटन। सर एसिलेशन भी बच रहा है, आप बात ही कर रहे हो, इसको भी बताओ। तो एसिलेशन कितना हो गया, अप्लाइड फोर्स कितना है 10 न्यूटन, और जो फ्रिक्शन फोर्स है वो अब अपने पास आ रहा है 6 न्यूटन। एसिलेशन कितना होगा 10 - 6 ma, तो यहाँ से कितना बचेगा 4। m की वैल्यू कितनी है, m की वैल्यू कितनी है 4, एक मिनट रुको चेक करने दो कोई गलत तो नहीं हुआ, 10 + n, ठीक है mg, ये कितना हो गया 40, n = 30, ये बात सही है। n = 30, n = 30, ठीक है। ये देखो 0.1, 0.1, एक बार मैं ये कांस्टेंट देखता हूँ कि क्वेश्चन में यही है क्या। जीरो 0.3 है, ठीक है ना, इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो 0.3 अगर अपन करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पे 9 के करीब, ये भी सही है। अगर अपन कांस्टेंट कितना लेते हैं 0.2,
ये आपको गिवन होगा हर क्वेश्चन में। अगर आपको डर लग रहा है कि सर ये कैसा याद रखें, याद नहीं रखना, क्वेश्चन में गिवन होगा। ठीक है, फिर से कर लेते हैं, अपने पास पेज ही पेज है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो अपने पास जो म्यू के की वैल्यू कितनी दे रखी है 0.3। एफ के की जो फॉर्मूला होता है वो कितना होता है म्यू के इंटू एन। नॉर्मल कितना आ गया था अपने पास 40। ठीक है, बॉक्स इस प्रकार से था, कई बच्चों के समझ में नहीं आया, उसको फिर से देखते हैं। 4 kg हो गया ये एंगल कितना बना रहा था 45 डिग्री। एफ जो अप्लाइड फोर्स है वो कितना 10√2। ये एंगल बनाएगा तो ये कितना हो जाएगा 10√2 इंटू कोस 45 डिग्री। ये कितना हो जाएगा 10√2 को साइन 45 डिग्री। जब इसको सोल्व करेंगे अपन तो कैसा दिखेगा सर, कुछ इस प्रकार का दिखेगा। 4 kg है, ऊपर की ओर 10, क्योंकि साइन 45 का मान कितना होता है √2, तो 10 से 10 कैंसिल, नॉर्मल वर्टिकल लगेगा। ठीक है, अप्लाइड फोर्स कितना आ जाएगा 10 न्यूटन, नीचे की ओर अपन जानते हैं mg। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन रखने के लिए अपन क्या करेंगे 10 + n = mg। ठीक है, तो 10 + n = m की वैल्यू कितनी है 4, g की वैल्यू अपन मानते हैं 10, तो कितने हो गए 40, और 40 को सोल्व करेंगे तो n = कितना आएगा 30। तो नॉर्मल इतना आ गया। एक क्वेश्चन ये फ्रिक्शन फोर्स, कौन सा काइनेटिक फ्रिक्शन, तो ये कितना निकल के आ जाएगा म्यू के इंटू एन। तो म्यू के ये कितना हो जाएगा 0.3, एन की वैल्यू कितनी है 30 है। ठीक है, कितना है 30 है, इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा 9। तो आपका जो फ्रिक्शन फोर्स है वो 9 न्यूटन। ठीक है, चलिए यहाँ से अपन क्या निकाल सकते हैं एसिलेशन, तो कितना हो जाएगा 10 - 9, तो m की वैल्यू कितनी है 4a, यहाँ से कितना बचेगा 1, 4a, a की वैल्यू कितनी आएगी 1/4, तो 0.25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ से कितना आ गया एसिलेशन आ गया, नॉर्मल आ गया, एंड काइनेटिक फ्रिक्शन। तो देखो वहां पे क्या हो रहा था, जो अपना काइनेटिक फ्रिक्शन है कोफिशिएंट अगर अपन चेंज करें, ठीक है, तो कम हो रहा था, और यहाँ पे 0.3 अपन ने लिया। ठीक है, तो अपन कह सकते हैं कि एंगल का फ्रिक्शन में फर्क होता है। ठीक है, ऐसे नहीं। ये क्वेश्चन हो गया था शायद। चलो इसको अगर अपन ऐसे करें, इसको थोड़ा मैं चेंज करता हूँ कुछ इस प्रकार से। अगर एंगल कितना बना रहा है 45 डिग्री, और कितना है 10√2, 10√2। क्वेश्चन क्या है अगला, ठीक है, यहाँ पे 20 ले लेते हैं, क्वेश्चन में कितना है 20, और म्यू क्यू का मान कितना है कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, म्यू के का मान कितना है अपने पास 0.3, कितना है 0.3। चलिए करते हैं इसको सोल्व। तो फिर से अपने को पहले नॉर्मल निकालना है, तो देखो ये एंगल कितना बना रहा है 45, तो इसको आगे बढ़ाएं अपन, तो कुछ इस प्रकार से होगा, ये कितना हो जाएगा 45। ठीक है, अब ये कितना बनाएगा 20√2 cos 45 डिग्री। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा इस साइड में बनाएगा, कितना हो जाएगा 20√2 sin 45 डिग्री, sin 45 डिग्री। जब इसको सोल्व करेंगे तो 20, और कितना हो जाएगा n, और ये 20। ठीक है, चलिए जब इस बॉक्स को सोल्व करेंगे अपन तो √2 से √2 कैंसिल आउट हो जाएगा, इस डायरेक्शन में कितना होगा 20 न्यूटन अप्लाइड फोर्स, ये कितना हो जाएगा 4 kg, नीचे की ओर कितना लगेगा 20
ऊपर की ओर नॉर्मल अपन यूज करते ही हैं, नीचे की ओर फिर से क्या लगेगा mg। इक्विलिब्रियम कंडीशन रखेंगे तो कितना हो जाएगा n इज इक्वल टू 20 प्लस mg। m की वैल्यू कितनी है अपने पास 4 है और अपन 10 मानते ही हैं, कितना हो जाता है 20 प्लस 40 कितना आ जाएगा 60। कितना आ जाएगा नॉर्मल की वैल्यू कितनी आ जाएगी 60। ठीक है, कितनी आ जाएगी 60। कितनी आ जाएगी 60। ठीक है, अब क्या निकाल लेते हैं अपन फ्रिक्शन फोर्स, क्या काइनेटिक। तो काइनेटिक कोफिशिएंट इनटू नॉर्मल, तो काइनेटिक फ्रिक्शन इज इक्वल टू ये कितना है 0.3 और आपकी नॉर्मल की वैल्यू कितनी है 60। तो कितनी आ जाएगी 6 18 कितना हो जाएगा 18 न्यूटन। अप्लाइड फोर्स कितना है 20। ठीक है, तो इस डायरेक्शन में कितना लगेगा 80 न्यूटन। यहाँ से अगर अपन क्या निकालना चाहें एसिलेशन तो 20 माइनस 18 ma। तो यहाँ से कितना बचेगा 2। नॉर्मल की वैल्यू कितनी है मास की वैल्यू कितनी है 4 और a। यहाँ से एसिलेशन कितना निकालेंगे 2/4, 2 से कैंसिल आउट हो गया 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये 3 प्रकार के क्वेश्चन थे। एंगल भी यूज कर लिया, नॉर्मल भी अपन ने यूज किया और उस साइड में भी अपन ने अगर अपन क्या कह सकते हैं इनपुट में भी अपन ने क्या कर लिया 45 डिग्री। 3 प्रकार के न्यूमेरिकल थे। ठीक है, और तीनों प्रकार के अपन ने न्यूमेरिकल कर लिया। ठीक है, काइनेटिक फ्रिक्शन हो ही गया है। ठीक है, तो फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन क्या है एक तरीके से ये एक रिलेटिव मोशन। अगर इसकी डायरेक्शन की बात करें तो अपोज रिलेटिव मोशन को करेगा। एफ के इस प्रोपोर्शनल किसके है एन के है, तो कोफिशिएंट कितना आ जाएगा एफ के इज इक्वल टू म्यू के एन। ठीक है, ये क्या होता है कांस्टेंट फोर्स होता है, ये वेलोसिटी पे ये क्या नहीं करता डिपेंड नहीं करता। कहानी समझ में आ गई। ठीक है, अगला अपना क्या रहेगा स्टैटिक फ्रिक्शन। क्या रहेगा स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन एक तरीके से अपन कह सकते हैं ये क्या है कि स्टैटिक फ्रिक्शन। अगर इसके बारे में अगर मैं थोड़ा सा बताऊं कि कल का टॉपिक है ये, अगर एक तरीके से एक तो क्या हो गया ये रेस्ट में हो गया। ठीक है, टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन, टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन, टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन। दूसरा सर रेस्ट हो ही गया, ये एक वेरिएबल फोर्स है। क्या है एक वेरिएबल फोर्स है। ये अप्लाइड फोर्स को देखकर या अप्लाइड फोर्स की वैल्यू के अकॉर्डिंग ये क्या हो जाता है एडजस्ट हो जाता है। इसका दूसरा नाम अपन इसको बोलते हैं एडजस्टिंग फोर्स। ठीक है, ये एडजस्ट हो जाता है। इसको बताएंगे, इसके पीछे कहानी है वो कल आपको बताएंगे। ठीक है, अगर आप सुनना चाहोगे तो कल आ जाना। ठीक है, कि स्टैटिक फ्रिक्शन को अपन वेरिएबल फोर्स क्यों कहते हैं या एडजस्टिंग फोर्स क्यों कहते हैं। ये सर एडजस्ट हो जाता है, कैसे होता है ये आपको मिलेगा अगले एपिसोड में। ठीक है, कौन से एपिसोड में मिलेगा ये अगले एपिसोड में। तो आपको अगर जानना है तो कल आ जाना। हम किसके बारे में बात करेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन के बारे में। फिर उसके बाद में सर इसके स्टैटिक फ्रिक्शन होने के बाद में अपन क्या पढ़ेंगे इसके न्यूमेरिकल बनाएंगे, फिर दोनों को एक जगह करके अपन उनके न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे। ठीक है, फिर देखते हैं क्वेश्चन कैसे सोल्व नहीं होता। ठीक है, चलिए तो आज के लिए अपन इतना ही रखते हैं। कोई बात समझ में नहीं आती या कोई मैं कुछ ऐसा लिख देता हूँ कि उस टाइम पे आपको समझ में नहीं आई, तो हमारा कमेंट बॉक्स ऑन रहता है आपके लिए, तो आप वहाँ जाके कमेंट कर दिया करो, हम ज़रूर जवाब देंगे। आप क्वेश्चन ही नहीं करते तो जवाब कैसे दें, तो क्वेश्चन किया करो। ठीक है, उससे अगली क्लास जो होगी उसमें आपका जो क्वेश्चन है उसका हम ज़रूर जवाब देंगे। ठीक है, और आपके जो साथ के हैं उनको भी आप इन चीज़ के बारे में बता सकते हो। तो लाइक एंड सब्सक्राइब आप करते ही हो, किया भी करो। ठीक है, चलो करके देखो आपको अच्छा लगेगा। चलिए आज के लिए इतना रखते हैं, राधे राधे।